Hello students, welcome to my channel NCERT Explore. So here we are started now Kingdom Fungi. हमने लास्ट जो वीडियोस हैं उनमें कवर कर लिए हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनरा. अगर आपने नहीं देखे तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो. मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, या फिर आपको नीचे प्लेलिस्ट दिख रही होगी तो आप वहाँ से भी कर सकते हो. तो जो आज हम करने वाले हैं वो है किंगडम फंगी. किंगडम फंगी आपने सुना होगा. किंगडम फंगी, किंगडम नहीं, आपने फंगस के बारे में सुना होगा. आपके घरों में कुछ ब्रेड है, ब्रेड खराब हो जाती है तो उस पर क्या आ जाती है भाई, फंगी आ जाती है ना. तो आपने इस फंगस के बारे में आपने पहले भी सुना होगा. तो आज हम उसी फंगी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे. जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने सारी की सारी फंगस को जो है वो किस में डाल दिया था, किंगडम फंगी के अंदर जो है प्लेस करवा दिया था. तो आज चलो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट. सबसे पहले जो फंगी है, फंगी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हिटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर सारे के सारे हिटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं. हिटेरोट्रॉपिक का मतलब, हिटेरोट्रॉपिक से आप क्या समझते हो, बताया भी है मैंने आपको कि जो क्या होते हैं दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है. तो जितने भी हिटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो कहाँ पर आएंगे, वो आएंगे किंगडम फंगी के अंदर, ठीक है. तो आपको पता लग गया कि किंगडम फंगी के अंदर कौन से यानी कि मेंबर्स आते हैं, या फिर किंगडम फंगी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं. तो वो कौन से होंगे भाई, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए. तो आप फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हो कि क्या, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. अगर हम देखें तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी है और इनकी हैबिटेट में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी. ये बहुत सारी जगह पर जो है पाए जाते हैं और इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो भी अलग अलग हो सकती है. आपको इनमें ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. उसके बाद यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स. आपने क्या किया होगा, आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो आपकी गीली ब्रेड होती है या आपके जो गले सड़े से फ्रूट्स होते हैं ना, ठीक है, उनके ऊपर क्या हो जाती है, फंगी अराइज हो जाती है. आपने ये देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड. गीली ब्रेड पर आपने फंगी देखी होगी, या जो गले सड़े फ्रूट्स होते हैं ना उनके ऊपर क्या होता है, ये फंगी जो है वो अराइज हो जाती है. तो फंगी आपको कहाँ देखने को मिल रही है, जो भी क्या होंगी, गली सड़ी या फिर जो मॉइस्ट एरिया होते हैं ना, नमी वाले प्लेसेस, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. वो कौन सा है, द कॉमन मशरूम. जो भी कॉमन मशरूम आप खाते हो, ठीक है, द कॉमन मशरूम, जो आप कॉमन मशरूम खाते हो, एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंगी. जो मशरूम खाया जाता है यानी कि जो कॉमन मशरूम आप खाते हो, या टोडस्टूल्स की अगर आप बात करते हो, तो वो भी एक फंगी होती है. तो फंगी आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है और यूज़फुल भी हो सकती है. यूज़फुल कैसे है, अब ये मशरूम है, मशरूम को तो आप खाते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो गई, यूज़फुल हो गई. अब ऐसे ही जो है आप देखोगे कुछ मस्टर्ड की लीव्स होती है. वाइट स्पॉट्स सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस. अगर आपने यानी कि सरसों की पत्तियां देखी हो तो उसके ऊपर ना वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं. वो किसकी वजह से आते हैं, फंगी की वजह से आ जाते हैं, ठीक है. तो वाइट कलर के स्पॉट्स आपको किस पे देखने को मिलेंगे, सरसों की लीव पर देखने को मिलेंगे. वो किसकी वजह से होता है, वो पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. कुछ जो होती है ना यूनिसेलुलर फंगी होती है और कुछ जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर फंगी होती है. हम आपने स्टार्टिंग की जो टेबल है उसमें पढ़ा होगा कि किंगडम फंगी में तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे. मल्टी सेलुलर तो आते ही हैं, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है. इसका एक मेंबर जो कि ईस्ट है, जिससे क्या बनती है, अल्कोहल बनती है. वो कैसा होता है भाई, वो यूनिसेलुलर होता है. ये एक्सेप्शन है. बाकी किंगडम फंगी के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना. अभी हम पॉइंट टू पॉइंट करते जा रहे हैं. हमने क्या क्या कर लिया, ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए. इनकी मॉर्फोलॉजी में और इनके हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है. ये जो फंगी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, जो भी गीली ब्रेड होगी, मॉइस्ट ब्रेड, या फिर जो गले सड़े फ्रूट होंगे वहाँ पर ये फंगी जो है वो पाई जाती है. या फिर जो भी आप यानी कि मशरूम खाते हो या फिर टोडस्टूल्स आप खाते हो, वो भी एक फंगी होती है. फिर अगर हम बात करते हैं और भी कि कहाँ पर ये फंगस आपको देखने को मिल सकती है, तो अगर आप सरसों की यानी कि मस्टर्ड की लीव्स पर अगर आप वाइट कलर के स्पॉट्स को ऑब्जर्व करते हो अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको देखने को मिलेगा ये भी एक पैरासिटिक फंगस होता है. तो अब हमें पता लग गया कि ये फंगी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है. इनके हैबिटेट हमें पता लग गए, अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है ना. ब्रेड पर भी है, मशरूम जो आप खा रहे हो वो भी एक फंगस है, या फिर किसी भी सरसों की लीव के ऊपर आपने देखा तो वो भी पैरासिटिक फंगस है. अब हम बात करते हैं कि जो
ये फंगी है वो क्या है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है और ये मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। लेकिन यूनिसेलुलर फंगी सिर्फ एक्सेप्शन कौन सा है, ईस्ट, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, या तो ब्रेड बनाने के लिए करते हैं या फिर बियर बनाने के लिए किया जाता है। और कुछ फंगी जो होती है ना वो डिसीज़ कर देती है, किन के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिसीज़ कर देती है। जैसे कि वीट, गेहूं के अंदर वीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। वीट के अंदर ना एक जंग लगने की, रस्ट कोजिंग डिसीज़ कर देती हैं, वो कौन से करेंगी, कौन सी यानी कि फंगी करती है, वो करती है पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया फंगी होती है जो क्या कर देती है, सरसों की यानी गेहूं के अंदर क्या कर देती है, वीट के अंदर डिसीज़ कर देती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब हमारे लिए कुछ फंगस जो हो रही है वो डिसीज़ कर रही है, अब कुछ हमारे लिए जो फंगस होती है वो यूज़फुल भी होती है। एक तो यूज़फुल है जैसे कि मशरूम है जिनको आप खा सकते हो, ठीक है, हमने मशरूम के बारे में पढ़ लिया। एक कौन सी होगी, कुछ ऐसी भी फंगस होती हैं जिनकी हेल्प से क्या होती है, मेडिसिन्स बनती है, जैसे कि पेनिसिलियम फंगी। ठीक है, तो कुछ आपकी यानी कि क्या बनाती है, एंटीबायोटिक्स, या आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं क्योंकि वो आपके एंटीबायोटिक्स बना रही है। और वो कौन सी फंगी बनाती है, पेनिसिलियम फंगी। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि कुछ आपके लिए क्या हो सकती हैं, यूज़फुल हो सकती है फंगी, और कुछ आपके लिए क्या है, हार्मफुल हो सकती हैं। इतना पॉइंट हो गया। अब आप बात करते हैं फंगी आर कॉस्मोपोलिटिन। ये जो फंगी होती है वो सर्वव्यापक नेचर की होती है, मतलब क्या कि ये हर जगह पाई जाती है, जैसे कि एयर में, वाटर में, सोइल में, या फिर प्लांट और एनिमल्स के ऊपर ये जो आपको फंगी जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये कहाँ पर प्रेफर करती है ग्रो करना, जहाँ भी नमी वाले प्लेसेस होंगे, ह्यूमिड एरियाज़ होंगे, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना, उन एरियाज़ पर ये जो फंगी है ना वो अराइज होना प्रेफर करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपने देखा है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। आप अपने खाने को यानी कि फूड को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर क्यों रखते हो, इसलिए रखते हो ना कि आपका जो फूड है वो क्या हो जाए, आपके फूड पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, आपके फूड पर कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उन इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप अपने फूड को क्या कर देते हो, रेफ्रिजरेटर में रख देते हो। आई होप यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स जो हैं 1 to 1 क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक आपका स्टैंजा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि जो किंगडम फंगी है ना, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन कौन सी होगी, वो होगी भाई, कौन सी होगी, यूनिसेलुलर के, वो होगी ईस्ट, जिनसे क्या बनती है, ब्रेड भी बनती है और जिनसे अल्कोहल भी बनता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं उसी ईस्ट के बारे में, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। अब यही जो ईस्ट है वो क्या होती है, यूनिसेलुलर फंगी होती है, और ये कैसी होगी, फिलामेंटस होती है। इसकी जो बॉडी होती है, अब आपको पता होना चाहिए कि फंगी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे ब्रेड पर ये थैलस होता है इनका, ठीक है, और यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पतली पतली होती है, ये तो मैंने फिर भी थोड़ा मोटा बना दिया, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड हाइफे। इनको कहा जाता है इस एक नेटवर्क को हाइफे कहा जाता है, ठीक है, इस एक नेटवर्क को हाइफे कहा जाता है, इस एक नेटवर्क को हाइफे कहा जाता है। और ये बहुत सारे नेटवर्क हो, 1 2 3 4, इन्हें हम कहते हैं माइसीलियम, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, माइसीलियम। अगर एक है तो उसे क्या कहेंगे, हाइफे। अगर ये बहुत सारे नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या कहेंगे, माइसीलियम कहा जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यही चीज़ें हैं। सबसे पहले आप बताओगे कि जो इनकी बॉडी है वो क्या होंगी, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम हाइफे बोलते हैं। बहुत यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब ये स्ट्रक्चर कैसी है इनकी, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्या होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्या होंगे, इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जब इनके बीच में सेल वॉल प्रेजेंट ना हो, ये केस क्या, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके बीच में सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, इसको तो हम बोलेंगे सेप्टा, इसे क्या कहा जाता है, सेप्टा। और जब इनके बीच में सेल वॉल प्रेजेंट ना हो, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो,
यहाँ पर क्या बहुत सारे न्यूक्लियस है ना, इसे हम क्या बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। जब क्या होंगे बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हैं उसे हम क्या बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेल वॉल आ गई तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इसमें तो अलग अलग, ये तो अलग हो गया ना, अलग अलग सेल बन गए, साइटोप्लाज्म अलग अलग हो गया, ठीक है। और इसी को यानी कि जिसके अंदर क्या होती है सेल वॉल नहीं होती, इसे हम क्या बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और इसे सिनोसिटिक भी कहा जाता है, सिनोसिटिक हाइफा कहा जाता है, ठीक है, सिनोसिटिक हाइफा कहा जाता है। तो आपको पता लग गया जब भी इनके ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या हाइफा की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या है बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हैं एक ही साइटोप्लाज्म में, अगर बीच में सेल वॉल प्रेजेंट ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। और इसी को ही जब क्या होगा यानी कि एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक ही हो और न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हो तो उसे सिनोसिटिक कहा जाता है। तो ये भी कौन सी कंडीशन होगी सिनोसिटिक। तो ये एक हाइफा, इसे हम क्या बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफा, ठीक है। तो अब आपको पता लगे सिनोसिटिक हाइफा किसे बोलते हैं। उसके बाद कुछ के अंदर सेप्टा किसे बोलेंगे, जिनके बीच में क्या होगी ये इसके अंदर क्या ये न्यूक्लियस है, बीच में अगर इनके सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं सेप्टा बोलते हैं। अब ये जो सेल वॉल है ना फंगी की, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि जो फंगी की सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, तो वो पॉलीसेकेराइड से और चिटिन से मिलके बनी हुई होती है। हमेशा याद रखना 1 मार्क में क्वेश्चन आपका आता है, सॉरी आपको 1 मार्क में भी आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, और ये आपके जो है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंगी है फंगी की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, तो वो किससे मिलके बनी होती है चिटिन एंड पॉलीसेकेराइड से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो फंगी है ना, फंगी क्या है हेटेरोट्रॉपिक नेचर की है, दूसरों पर डिपेंड रहती है अपने फूड के लिए, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं पैरासिटिक, ठीक है, फिर दूसरा होता है सैप्रोफिटिक और तीसरा होता है सिम्बायोटिक। तो हम अब उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो मोस्ट फंगी होती है वो कैसी होती है हेटेरोट्रॉपिक नेचर की होती है और अपना सोल्यूबल ऑर्गेनिक यानी कि अब्जॉर्व करती है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। देखो अब क्या है, जैसे फंगी है, फंगी क्या है ये ब्रेड पर अराइज हो रही है, ये ब्रेड एक टाइम पर क्या थी सही थी, अब लेकिन ख़राब हो चुकी है, इसको हम क्या बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, वेट दोबारा करते हैं। ये ब्रेड है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और इस डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फंगस क्या होती है अराइज हो रही है, ये फंगस क्या है अराइज हो रही है। अब ये फंगस क्या है हमारे जैसे खाने को ऑब्जॉर्व नहीं करती, क्या करती है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को इस ब्रेड पर थूक देगी, बाहर ही खाना डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्टिंग फूड को ये ऑब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। तो ये फंगी अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन कर रही है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, तो उसी को ही हम सैप्रोफाइट बोलते हैं। जो क्या होंगे जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना कहाँ से ले रहे कहाँ से ऑब्जॉर्व कर रहे हैं डेड ऑर्गेनिक या डेड सबस्ट्रेट से कर रहे हैं, उन्हीं को ही सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड रहते हैं ना, दूसरों की बॉडी पर पड़े रहते हैं, दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर रहते हैं या दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं पैरासाइट। जो दूसरों की बॉडी पर रहकर अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल यानी कि दूसरे की बॉडी पर प्लांट या एनिमल की बॉडी पर रहकर अपना खाना ऑब्टेन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि सिम्बायंट्स की, तो सिम्बायंट्स क्या होते हैं छोटी छोटी एल्गी होती है, आपको पता है फ्लोटिंग प्लांट बॉडीज़ को बोला जाता है जो कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर होती है। सबसे पहले आपको एल्गी का ही पता होना चाहिए, एल्गी पता है आपको क्या होती है, एल्गी होती है छोटे छोटे यानी कि अगर काई देखी है आपने, काई ये क्या होती है फ्लोटिंग वाटर बॉडी कहा जाता है इसको, काई की तरह होती है, ठीक है। और ये क्या होती है ये भी एक तरह का प्लांट होता है, ठीक है। तो ये क्या है ये अपना न्यूट्रिशन नहीं ऑब्टेन कर पाते सोइल से, तो फंगी क्या करती है इनके साथ एसोसिएशन बना लेती है, ठीक है, क्या करती है एसोसिएशन बना लेती है, इनके ऊपर ऐसे अराइज हो जाती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये फंगी क्या करेगी सोइल में से सारा न्यूट्रिएंट्स और वाटर इस एल्गी को प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। फंगी क्या करती है यानी कि वाटर को प्लस में कुछ न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो सोइल से मिट्टी से लाकर और किसको दे देती है इस एल्गी को प्रोवाइड कर देती है। अब एल्गी ग्रीन कलर की है,
ठीक है, फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना प्रिपेयर करेगी, खुद भी खाएगी और इसको भी दे देगी, फंगी को भी दे देगी। तो ये क्या हो रहा है, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहे हैं ना, उसी को ही सिम्बायोंट्स कहा जाता है। ठीक है, सिम्बायोंट्स कहा जाता है। समझ आ गया आपको। तो सिम्बायोंट्स क्या होते हैं कि इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लीचन्स विद रूट्स ऑफ हायर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि यानी कि एल्गी के साथ फंगी जो है लीचन्स के रूप में एसोसिएशन बना लेती है और इसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है। अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े प्लांट्स, हायर प्लांट, ठीक है, तो बड़े बड़े प्लांट होंगे जिनका रूट सिस्टम क्या होता है, छोटा छोटा होगा। तो अब ये क्या करेंगे, माइकोहिरिजा फंगी क्या करेगी, इसके साथ आकर थ्रेड के स्ट्रक्चर बना लेगी, ऐसे ऐसे लंबे लंबी तरफ फैल जाएगी ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस रूट्स में आके कौन, ये क्या है, माइकोहिरिजा। अब ये क्या कर रही है, ये ना सोइल में से सारा वाटर, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को लाकर किसको दे रही है, एल्गी को दे रही है। अब एल्गी क्या करेगा, इसी वाटर से और इसी मिनरल से अपना खाना प्रिपेयर करेगा। ठीक है, यानी कि ये प्लांट क्या कर रहा है, अब इस प्लांट को दे रही है, ये प्लांट क्या कर रहा है, इसी यानी कि वाटर से और मिनरल से अपना खाना प्रिपेयर करेगा, खुद भी यानी कौन से प्रोसेस से करेगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, खुद भी खाएगा और किसको भी दे देगा, फंगी को भी दे देगा। तो इसमें दोनों को फायदा हो रहा है, इस प्लांट को भी हो रहा है और फंगी को भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं सिम्बायोंट्स। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन इन द फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। तो इनके अंदर जो है फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, फिजन से भी हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बडिंग की भी फॉर्मेशन होगी। आप आगे आगे जैसे जैसे मेंबर्स पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो कैसे होता है, स्पोर्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उनके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, जिसे हम कोनिडिया भी बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बोलते हैं और जियोस्पोर्स भी बोलते हैं। अलग अलग मेंबर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, किन किन के यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस हुए स्पोर्स हैं उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं। और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसके अंदर बाय ओस्पोर, एस्कोकार्प्स और बेसिडियोकार्प्स। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर अगर हम बात करेंगे इनके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो फंगी है उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, तो उसके अंदर सबसे पहली स्टेज जो होगी ना, उसके अंदर क्या होता है कि उनका साइटोप्लाज्म, एक यहाँ से दूसरी फंगी है, एक दूसरी फंगी है, जब ये दोनों मिलेंगे ना तो सिर्फ इनका साइटोप्लाज्म मीट करेगा, इनका साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो जब इनका प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। फिर बाद में इनके न्यूक्लियस या गैमेट फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, बाद में क्या होंगे, इनके गैमेट फ्यूज़ होंगे। जब गैमेट फ्यूज़ होते हैं ना उस स्टेज को, या फिर हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जब इनके न्यूक्लियस फ्यूज़ होंगे ना उस स्टेज को बोलते हैं कैरियोगैमी। ठीक है, और मियोसिस, फिर उनके बाद जब यहाँ पर क्या हो जाता है, 2n हो जाता है, जब ये दोनों का यानी न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं, 2n कंडीशन हो जाती है, फिर यहाँ पर क्या होंगे, मियोसिस होती है। ठीक है, रिडक्शनल डिवीज़न होगी, स्पोर्स की प्रोडक्शन हो जाएगी। वो कौन से होंगे, हैप्लोइड स्पोर्स। ठीक है, अब इतना पता लग गया। तो किसकी प्रोडक्शन होगी, हैप्लोइड स्पोर्स की। तो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लोइड स्पोर्स। तो यहाँ पर क्या, इनके जाइगोट के अंदर जब क्या होगी, मियोसिस होगी, तो हैप्लोइड स्पोर्स की प्रोडक्शन हो जाती है। अब उसके बाद अगर कोई भी फंगस सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो दो हैप्लोइड हाइफे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि दो हैप्लोइड हाइफे आएंगे, इधर से एक आएगा, इधर से आएगा, दोनों मेटिंग करेंगे। ठीक है, मेटिंग करेंगे, दोनों पास में आएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। सबसे पहले यानी कि क्या होता है, इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लोइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक है, ये हैप्लोइड है, ये हैप्लोइड है, इन दोनों का फ्यूज़न हो गया तो क्या होगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। और फिर अगर हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ की फंगी, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ की जो फंगी होगी ना, उनके अंदर एक स्टेज होती है जिसके अंदर सबसे पहले साइटोप्लाज्म तो मिल जाता है इनका। ठीक है, लेकिन ना न्यूक्लियस पड़ा रहता है, काफ़ी टाइम तक न्यूक्लियस नहीं मिलता। उस स्टेज को कहा जाता है यहाँ पर डाइकरियोन या फिर डाइकरियोफेस। ठीक है, आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या क्या कहा जा रहा है आपको। फिर उसके बाद लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। फिर जब क्या होता है, ये रेस्टिंग फेज खत्म हो जाता है तो ये न्यूक्लियस क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं, और उसी फेज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि फिर जब सेल होगा वो डिप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, द फंगी फॉर्म, उसी टाइम पर फंगी जो है फ्रूटिंग बॉडीज़ को अराइज कर लेगी, मियोसिस हो जाएगा और हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पर बन जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट मेंबर की, तो वो कौन सा होगा, फाइकोमाइसिटीज़। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ जो होते हैं ना, यानी कि फर्स्ट हम जो है किंगडम फंगी के फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो वो कौन सा है, फाइकोमाइसिटीज़। और फाइकोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, एक्वेटिक हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर कहाँ पाए जाएंगे, गीली मिट्टी में, डिकेइंग वुड में।
इन मॉइस्ट एरिया पे डैम्प प्लेसेस में आपको फाइकोमाइसीटीज के मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसे होते हैं ये? ऑब्लिक पैरासाइट की तरह देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके माइसीलियम की, तो ये कैसा होता है? एसेप्टेट होता है। सबसे पहले आप याद करो माइसीलियम क्या होता है। आपको पता है कि हाइफे है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अगर इसमें बहुत सारे नेटवर्क हैं, ये नेटवर्क हैं बहुत सारे, इसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। अब एसेप्टेट कंडीशन, जिसके अंदर सेल वॉल ना प्रेजेंट हो, ऐसे बहुत सारी, यानी कि न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन है, एक ही साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और इसमें सेल वॉल ना प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसेप्टेट। एसेप्टेड जिसमें सेल वॉल ना प्रेजेंट हो ना हाइफे में, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फाइकोमाइसीटीज के मेंबर के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एस्कोमाइसीटीज के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होंगे? एसेप्टेड। और इसी कंडीशन को जब क्या है, सेल एक है, साइटोप्लाज्म एक है, न्यूक्लियस इतने सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको सिनोसिटिक बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? सिनोसिटिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो किसकी हेल्प से होती है? बाय जूओस्पोर्स एंड बाय एप्लानोस्पोर्स। These spores are endogenously produced in sporangium। देखो ये कैसे होता है कि यहीं पर क्या होती है? एक फ्रूटिंग बॉडी अराइज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे? इनका जो ये न्यूक्लियस होता है वो कैसा होगा? 2n होता है। जब यहाँ पर क्या करते हैं, जब इनको रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी अराइज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो मियोसिस होगा और यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स की प्रोडक्शन हो जाती है। तो स्पोरेंजियम के अंदर से स्पोर्स बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय, सॉरी यहाँ पर देखो ये जो स्पोर्स होंगे वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। और कैसे होंगे? एंडोजेनियसली होंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। A zygospore is formed by fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology और dissimilar in, देखो क्या होता है कि अगर दो गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, तो जाइगोस्पोर कब फॉर्म होता है? जब क्या होंगे? दो गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। अब अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो कैसा होता है? इसके अंदर देखो दो अलग अलग मेंबर हैं, ठीक है, दो अलग अलग मेंबर हैं यहाँ पर, यानी कि दो अलग अलग फंगी हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? बिल्कुल ध्यान से सुनो कि इनके अंदर फाइकोमाइसीटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये दोनों मेटिंग कर रहे हैं। मेटिंग करने के टाइम पर ये क्या है? अपने यहाँ से एक ऐसी बल्जिंग पोर्शन निकाल लेंगे, इधर से अपना बल्जिंग पोर्शन निकाल लेंगे, ये अपना यहाँ पर मटेरियल डाल देगा, न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म, ये मेंबर अपना यहाँ पर न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म डाल देगा। फिर दोनों का ये मिलेगा, मेटिंग होगी। मेटिंग होने से क्या होगा? सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म मीट होता है। ठीक है, फ्यूज़न किसका होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म मिलेगा इनका। तो जब साइटोप्लाज्म मिलता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियस इनके ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद जो होता है ना, न्यूक्लियस भी फ्यूज़ हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस मिलेंगे, ये क्या हैप्लॉइड है, ये क्या हैप्लॉइड है। ठीक है, जब इनके न्यूक्लियस मिलेंगे तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। ठीक है, अभी क्या हो गए? डिप्लॉइड हो गए। फिर इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस होने से क्या हो जाएंगे? ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स की प्रोडक्शन कर देंगे। किसके अंदर करेंगे? यानी कि जो ये स्पोर बना रहे हैं ना, वो किसके अंदर हो रहे हैं? ऐसे, यानी कि जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर ये 4 जो हैं जाइगोस्पोर की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जाइगोस्पोर की प्रोडक्शन हो रही है, दो गैमेट के फ्यूज़न होने से न्यूक्लियस जो है ना वो यहाँ पर गैमेट की तरह बिहेव करेंगे। ये जो गैमेट अगर सिमिलर मॉर्फोलॉजी है, अगर दोनों के जो गैमेट थे ना, दोनों के, अगर दोनों के, यानी कि इसका गैमेट जो अलग है, इसके गैमेट की मॉर्फोलॉजी अगर अलग है, अगर दोनों की यानी कि मॉर्फोलॉजी अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोगैमेस। अगर दोनों के स्ट्रक्चर सेम है ना, तो उसे हम बोलते हैं आइसोगैमेस। अब अगर हम बात करें फाइकोमाइसीटीज़ के मेंबर्स को आप कैसे लर्न करोगे, तो आप उनको याद रख सकते हो कि जो फाइकोमाइसीटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा शरीफ होते हैं और वो क्या करते रहते हैं? यहाँ पर राम 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 करते रहते हैं। तो आप इनसे याद रख सकते हो। आर से क्या होगा? राइजोपस होगा। ठीक है, और ए से यानी कि एल्ब्यूगो, और एम से क्या होगा? म्यूकर होगा। तो यानी कि फाइकोमाइसीटीज़ के अंदर ये मेंबर्स होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एस्कोमाइसीटीज़ की, तो एस्कोमाइसीटीज़ के अंदर क्या होता है? कॉमनली नोन एज सैक फंगी। एस्कोमाइसीटीज़ को सैक फंगी कहा जाता है। ठीक है, एस्कोमाइसीटीज़ को क्या कहा जाता है? सैक फंगी कहा जाता है। अब एस्कोमाइसीटीज़ के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलियम। ठीक है, लेकिन जो होगा ना, आप इसको लर्न कैसे करोगे वो भी तरीका पता लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर एस्कोमाइसीटीज़ के अंदर सारे के सारे मेंबर्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन रेयरली जो यूनिसेलुलर है वो कौन से हैं? ईस्ट है। आप इनको लर्न कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब दूसरा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर सैप्रोफिटिक इन नेचर। ठीक है, कहाँ पर रहते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, डंग पर भी ग्रो करते हैं।
अब देखो आप कैसे, आप क्या कर रहे हो कि आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, आप अगर बीमार पड़ गए तो आप क्या करोगे, आप साथ में क्या लेके जा रहे हो, एक पोटली लेके जा रहे हो। तो अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको क्या चाहिए, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या कर रहे हो, पेनिसिलियम फंगी को डाल लो, ठीक है, वहीं जाकर आप अपनी मेडिसिन प्रिपेयर कर लोगे। पेनिसिलियम क्या बनाती है आपके लिए, एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर करती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या हो गए, आपको भूख लग रही है तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए मोरल्स और बफल्स, मोरल एंड बफल्स फंगी को ले जाओगे। तो ये आपके लिए क्या है, एडिबल होती हैं, एडिबल फंगी होती हैं, जब भी भूख लगी आप इनको खा लोगे। अगर आपको यानी कि अल्कोहल की जरूरत है तो आप क्या करोगे, ईस्ट डाल लोगे, ईस्ट फंगी को डाल लोगे, ठीक है। तो ईस्ट आपको क्या बना के दे देगी, अल्कोहल। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, एस्कोमाइसिटीज़ के। अब आपको याद रहेंगे कि ईस्ट फंगी, पेनिसिलियम, मोरल एंड बफल, ये क्या है, एग्जाम्पल हैं एस्कोमाइसिटीज़ के। ईस्ट यहाँ पर यूनिसेलुलर होता है, बाकी ये क्या होंगे, यहाँ पर मल्टी सेलुलर होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो इनकी माइसिलियम होगी वो ब्रांच होती है। कैसे होगी ब्रांच, हमने पढ़ा है कि ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन इनके अंदर ना ऐसे ब्रांच निकल जाती है, ठीक है, ब्रांच निकल जाती है और उसी पे ही ऐसे जो हैं, इसे हम जो ब्रांच निकलती है उसको हम कोनिडियोफोर्स बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। और इसी ब्रांच पर यानी कि बाहर की तरफ स्पोर्स राइज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ना, तो ये क्या कर देते हैं, ब्रांच फॉर्म कर लेते हैं अपनी बॉडी पर, जिसे हम कोनिडियोफोर्स बोलते हैं, जहाँ पर क्या होंगी, स्पोर्स की प्रोडक्शन होगी, जैसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। तो आपको पता लग गया कि ब्रांच होती है ये, और सेप्टेट होते हैं, बीच में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे इनके हाइफे के, यहाँ पर क्या न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तो इनके बीच में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एसेक्सुअली स्पोर्स कौन से होंगे, कोनिडिया, प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनिसली, बता दिया, ठीक है, स्पेशल माइसिलियम पे, जिसको कोनिडियोफोर्स बोलते हैं। मैंने बताया ना कि ऐसे ये कोनिडियोफोर्स फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर इनके स्पोर्म जो है बाहर, सॉरी स्पोर्स जो है इनके बाहर प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। और जिस पे प्रोड्यूस होते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर्स बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलम, ठीक है, दोबारा से यही जो कोनिडिया है वो जर्मिनेट करेंगी और दोबारा से फंगी को अराइज कर देंगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेक्चुअल स्पोर्स की, तो इसमें जो सेक्चुअल स्पोर्स होते हैं उसको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, जो कि एंडोजीनियसली होते हैं, यानी कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, सैक लाइक होती है, ठीक है। तो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एक एस्की के अंदर, सैक लाइक एस्की के अंदर। दिस एस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, और यही एस्की जो है ना डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज होती है, जिसको एस्कोकार्प कहा जाता है। अब हम याद करेंगे इसके और भी एग्जाम्पल, जैसे कि एस्परगिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। तो आप क्या कर रहे हो, अपने हमने बोला ना कि आप जो है मार्केट में जा रहे हो या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपने वो सारा सामान तो रख लिया खाने पीने का, लेकिन अगर आप थक गए वहाँ पर तो आप क्या करोगे, आसन पर बैठोगे ना, तो आसन आप क्या कर रखोगे, आसन। ए से एस्परगिलस, सी से क्लैविसेप और एन से न्यूरोस्पोरा, ठीक है। तो ये आपको याद हो गए, ए से क्या होंगे यहाँ पर एस्परगिलस, सी से क्लैविसेप और एन से न्यूरोस्पोरा। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज़ की, तो बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्लब फंगी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लब फंगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंगी कहा जाता है ना, वैसे बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्लब फंगी भी कहा जाता है। और इसके जो कॉमनली नोन फॉर्म्स होंगी, यानी कि इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, मशरूम, जिनको आप खा भी सकते हो, ब्रैकेट फंगी, पफ बॉल्स, ये सब जो होते हैं ना बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं, जो एडिबल होते हैं, जिनको आप खा सकते हो। ये कहाँ पर ग्रो करना प्रेफर करते हैं, ये मिट्टी में, यानी कि लोग्स पे, ट्री स्टम्प्स पर ये प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ये प्लांट की बॉडी पर पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए रस्ट और स्मर्ट। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था ना कि वीट के अंदर एक रस्ट डिसीज़ हो जाती है, कौन करता है, पक्सीनिया करता है, तो वो इसी के अंदर आता है। अब इनकी भी माइसिलियम कैसी होगी, ब्रांच होती है, ब्रांच ऐसे ही, यानी कि ये क्या होंगे, ऐसे निकली हुई होती है, ठीक है। माइसिलियम इनकी भी ब्रांच होती है एंड सेप्टेट होती है। कैसे होती है वो भी बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। सेप्टेट यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट होगा हाइफे के अंदर। एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर जनरली नहीं पाए जाते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसी किसी केसेस में हो सकता है कि इनका जो हाइफा है, ठीक है, उनके अंदर ब्रेक हो गया और हर पीसीज से नई फंगी जो है वो अराइज हो गई, उसी बोलते हैं वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन्स भी यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी इज ब्रोट अबाउट फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स। क्या होंगे, एक यहाँ से दूसरी फंगी होगी, एक दूसरी फंगी होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की,
तो आपको वो समझ आ गया कि एसेक्सुअल स्पोर्स तो यहाँ पर फॉर्म ही नहीं होते, ठीक है, बस होते हैं कभी कभी तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है, वो भी कैसे, फ्रेगमेंटेशन से। इनका हाइफा टूटेगा और उनसे एक नया जो है वो बेसिडियोमाइसिटिस बन जाएगा। तो सेक्स ऑर्गन की बात करें वो अब्सेंट होते हैं। अब अगर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो फंगी होगी, ठीक है, जब ये मेटिंग करते हैं ना, मेटिंग करके एक बहुत बड़ी एक और हाइफा को अराइज कर लेते हैं अपने बीच में, इनके बीच में मेटिंग होगी, ठीक है, ये अपना साइटोप्लाज्म डाल देते हैं, ये अपना साइटोप्लाज्म डाल देते हैं, तो ऐसे ये एक और स्ट्रक्चर को अराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पड़ा है अब इन दोनों का, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस अभी भी नहीं है, न्यूक्लियस यानी कि साइटोप्लाज्म मीट हो चुका है, न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग पड़े हैं, ठीक है। और इन केसेस में ना इनके न्यूक्लियस ना काफ़ी टाइम तक अलग अलग पड़े रहते हैं, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन फेज, जहाँ पर अभी तक इनके जो यानी कि न्यूक्लियस है वो मीट नहीं कर रहे, बस साइटोप्लाज्म मीट कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या होते हैं, ऐसी बहुत लंबी सी स्ट्रक्चर जो है वो अराइज कर लेते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो क्या होता है कि ये ना एक अपने ऊपर ऐसे ये एक मशरूम जैसा सा एक ऐसा बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेसिडियोकार्प, ठीक है, बेसिडियोकार्प। अगर इसके अंदर ऐसे हम देखें तो यहाँ पर होता है इनका बेसिडियम, क्या होता है, बेसिडियम। अगर हम इस बेसिडियम को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं ना, इस बेसिडियम को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि अभी भी जो इनके न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग पड़े हुए हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद इनके न्यूक्लियस यहाँ पर मीट कर जाते हैं, जिस फेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस फेस को हम, जब इनके न्यूक्लियस मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। और इसी बेसिडियम के बाहर ये स्पोर्स अराइज कर लेते हैं, ठीक है, इसी बेसिडियम पर। तो अब देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लाज्मोगैमी इज ब्रोट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या होगी, उसके अंदर अभी भी जो डाइकैरियोटिक फेस है ना वो पड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, बेसिडियम फॉर्म हो रहा है। हमें बता दें कि बेसिडियम बन रहा है, ठीक है, बेसिडियम के बाहर ही इनके स्पोर्स लटके रहते हैं, और ये बेसिडियम क्या होते हैं, प्रोड्यूसिंग बेसिडियोस्पोर्स को, यही जो बेसिडियम है ना इसके बाहर क्या होते हैं, स्पोर्स पड़े रहते हैं, जिसको हम बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं ऐसे, ठीक है, ये स्पोर्स पड़े रहते हैं। उसके बाद ये जो बेसिडिया है ना, अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी, जिसको बेसिडियोकार्प बोला है, हमें बताया ना कि बेसिडियोकार्प के अंदर ये बेसिडियम पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉमन मेंबर्स की इसकी, तो कौन कौन से कॉमन मेंबर्स होंगे, एगैरिकस मशरूम, यूस्टेल्गोस मट और पक्सिनिया रस्ट। यानी कि एगैरिकस मशरूम जो आप एगैरिकस फंगी होगी जो मशरूम फंगी होती है जिसको आप खा सकते हो, यूस्टेल्गो जो कि स्मट की डिसीज़ कर देती है, पक्सिनिया जो कि रस्ट की डिसीज़ कर देती है। तो ये सब जो होंगे इसके मेंबर्स होंगे। अगर हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की, तो अब हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।